मंगल ग्रह को हमेशा से ही दूसरी धरती कहा गया है। जो भी बात आती है कि धरती के बाद दूसरा कौन सा ग्रह है जहां पर इंसान रह सकते हैं, तो सबसे पहला इशारा मंगल ग्रह की तरफ ही किया जाता है। एलन मस्क से लेकर नासा के कई साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि आगे आने वाले समय में हम आसानी से मंगल ग्रह पर रह लेंगे और वहां पर अपनी सभ्यता शुरू करेंगे। लेकिन क्या सच में मंगल ग्रह पर रहना इतना ज्यादा आसान है कि आगे आने वाले 10-20 सालों में हम मंगल ग्रह पर सिविलाइजेशन शुरू कर लेंगे, या फिर ये सब खोखली बातें हैं? आइए जानते हैं मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता शुरू करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है और क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं और कैसे एक बड़ी सी मैग्नेटिक शील्ड मार्स पर हमें जिंदा रखेगी। जानने के लिए हमें रहना है अंत तक। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फ्यूचर साइंस से जुड़ी रिसर्च वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, फ्लाइट। तो मार्स पर जिंदगी शुरू करने की जो सबसे पहली मुसीबत है वो है मार्स पर इंसानों को पहुंचाना। आज तक 12 लोग चांद पर जा चुके हैं, लेकिन कोई भी मंगल पर नहीं गया है और चांद पर इंसानों को भेजना ही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं मार्स की बात करें तो मून से 150 गुना ज्यादा दूर है और धरती से मंगल ग्रह पर जाने के लिए 7 महीनों का समय लगेगा। लेकिन यह जितना ज्यादा आसान लगता है उतना ज्यादा आसान है नहीं, क्योंकि इतने लंबे ट्रैवल के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में फ्यूल लगेगा और आज तक हमने कुछ सैटेलाइट मुश्किल से मंगल पर भेजी हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा मुसीबतें आई थी। और ऐसे में तो इस रॉकेट के अंदर कई सारे इंसान भी होंगे, जिस वजह से इस रॉकेट का वजन आज तक मार्स पर भेजे गए किसी भी सैटेलाइट से कई गुना ज्यादा होगा, जिस वजह से और भी कई ज्यादा फ्यूल चाहिए रहेगा। और इतना ज्यादा फ्यूल रॉकेट में कहां स्टोर किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है और इससे रॉकेट का वजन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इस फ्यूल के वजन को कम करने के लिए वॉल्टर एंगलैंड नाम के एक वैज्ञानिक ने कमाल का आइडिया लाया था। जब रॉकेट को लैंड करवाया जाता है तो काफी ज्यादा मात्रा में तभी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। तो इसलिए ऐसा भी किया जा सकता है कि जैसे ही रॉकेट मार्स के ऑर्बिट में आएगा तो सभी पैसेंजर को और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सबको लैंडर के जरिए नीचे भेज दिया जाएगा, जिससे लैंडिंग में यूज होने वाला फ्यूल बच जाएगा और रॉकेट का वजन कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर और एक मुसीबत सामने आती है कि आखिर लैंडर को सही तरीके से मार्स पर लैंड किया कैसे जाएगा। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा रेयरफाइड है और इसका एवरेज सरफेस टेंशन बस 610 पास्कल्स है, जो पृथ्वी से 100 गुना कम है। इसी वजह से लैंडर की स्पीड हवा में कम नहीं होगी और हमें सॉफ्ट लैंडिंग नहीं मिल पाएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऊपर से सॉफ्ट लैंडिंग तभी हो पाएगी जब जो लैंडर होगा वो मार्स के एटमॉस्फेयर में 12 डिग्री के एंगल से एंट्री करेगा और अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा और लैंडर क्रैश हो जाएगा। और अगर हम सोचें कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो 2 मिनट के अंदर लैंडर की स्पीड 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा से 1600 किलोमीटर प्रति घंटा पर आ जाएगी और इस बीच लैंडर में 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी होगी। लेकिन उसको कम करने के लिए हीट शील्ड एक्टिवेट हो जाएगी ताकि अंदर का व्यक्ति गर्मी से मर न जाए। और उसके बाद जब लैंडर मंगल से 10 किलोमीटर दूर होगा तो उसके पैराशूट खुल जाएंगे और 2 किलोमीटर दूर होगा तब उसके बूस्टर ऑन हो जाएंगे। ये सब होने के लगभग 6 से 7 मिनट का समय लगेगा और इसे नासा द 7 मिनट ऑफ टेरर कहती है, जिससे अब ये बात तो समझ में आ गई है कि मंगल पर लैंड करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लैंड करने के बाद सब कुछ मक्खन है, बल्कि असली मुसीबत तो शुरू यहीं से होती है। नंबर 2, बेस। यह बात थोड़ी अटपटी सी लग सकती है, लेकिन मार्स पर जिंदगी शुरू करने से पहले हमें चांद पर रुकना पड़ेगा। लकी बर्थहोड नाम की एक वैज्ञानिक का कहना है कि मार्स पर जाने के लिए हमें अर्थ के ऑर्बिट से बाहर एक गेटवे या फिर स्पेस स्टेशन बनाना पड़ेगा ताकि बार बार मार्स तक का ट्रेवल पॉसिबल हो सके। और आगे आने वाले 10 सालों में नासा मून पर एक गेटवे बनाने वाले हैं मार्स तक जाने के लिए, यानी कि यह एक स्पेस स्टेशन होगा जो कि मून के ऑर्बिट में घूमेगा और एस्ट्रोनॉट पहले अर्थ से मून तक जाएंगे, वहां से रिफिल करके फिर वह मार्स तक पहुंचेंगे। और एलन मस्क जो है वो भी 30 लोगों के ग्रुप को मंगल पर भेजने वाले हैं जो वहां पर जाकर कॉलोनाइजेशन शुरू करने वाले हैं। पर लूसी का ये कहना है कि मार्स पर कॉलोनाइजेशन शुरू करने से पहले हमें मार्स की जमीन से पानी और ऑक्सीजन निकालने का तरीका डेवलप करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो एलन मस्क का प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि धरती से
इतना ज्यादा ऑक्सीजन और इतना ज्यादा पानी 30 लोगों के लिए लेकर जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हो सकता है 30 की जगह पर 10 लोग भी वहां पर भेजे जाएं, लेकिन ऐसे में वहां पर बेस का निर्माण कैसे किया जाएगा? तो कुछ वैज्ञानिकों का आइडिया है कि वहां पर हम 3D प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वहां की ही मिट्टी का इस्तेमाल करके बेस को 3D प्रिंट करेगा। और वहीं नासा ने तो बर्फ का इस्तेमाल करने के लिए भी आइडिया दे दिया है, क्योंकि मार्स का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है, करीब -60 से -80 डिग्री तक। ऐसे में अगर वहां पर इन्फ्लेटेबल डोम को बनाया जाएगा, जिसके बीच में खांचे होंगे और उस खांचे में लोकली हार्वेस्टर पानी डाला जाएगा, तो वहां पर बर्फ के डोम बनकर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, क्योंकि उन्हें कॉस्मिक रेंज से भी बचाएगा। और अगर वह वहां पर रहते नहीं है, फिर भी कई चीजों को स्टोर करने के लिए काम में लिया जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बर्फ चीजों को प्रिजर्व करती है। लेकिन ऐसे बर्फ के डोम में वहां पर वेजिटेबल नहीं उगा पाएंगे। एग्रीकल्चर यानी कि वहां पर खाना उगाना कोलोनाइजेशन के लिए सबसे जरूरी है, और इसीलिए ही इंटरस्टेलर लैब नाम की कंपनी ने सेल्फ कंटेन्ड ग्रीन हाउस डोम बनाए हैं, जो कि बहुत छोटी जगह पर फिट हो जाएंगे, पर इन्फ्लेटेबल होंगे। इसलिए वहां पर जाकर जब उसमें हवा भरी जाएगी तो यह बड़े हो जाएंगे और इसमें आराम से वेजिटेशन उगाया जा सकता है। और यहां भी अगर सब कुछ जैसे हमने प्लान में बताया है वैसा ही हुआ, तो इसके बाद अगले रॉकेट से यहां पर और भी लोगों को कॉलोनी बनाने के लिए और हमारी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए लाया जा सकता है। लेकिन आगे जो स्टेज आने वाला है वो और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। नंबर 3, माइनिंग एंड फैक्ट्री। पूरी पृथ्वी पर भर भर के माइनिंग की जाती है और उसी के बलबूते पर आज हम इतने ज्यादा डेवलप हुए हैं। ऐसे में मंगल की बात करें तो वहां सबसे पहले बर्फ को माइन किया जाएगा, क्योंकि वहां पर पानी का कोई सिस्टम नहीं है। इसी के बाद मंगल की मिट्टी को और वहां के पत्थर को भी माइन किया जाएगा, ताकि उसकी मदद से वहां पर घर बनाए जा सके। और धरती से हम जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की चीज वहां पर भेजेंगे, वो धरती पर मिलने वाले मिनरल से ही बने होंगे या उससे ही चलते होंगे, जिस वजह से हमें वहां पर भी वैसे ही मिनरल्स ढूंढने पड़ेंगे। और नासा का कहना है कि मंगल पर भी गोल्ड, आयरन, कॉपर जैसे ढेरों मिनरल्स के रिजर्व मौजूद हैं, लेकिन ये पृथ्वी जितने नहीं है और बस कुछ 100 सालों तक इंसानी सभ्यता इसका इस्तेमाल कर सकती है, फिर यह खत्म हो जाएंगे। और लाखों अरबों डॉलर्स खर्च करके बस 100 साल तक अगर यहाँ सिविलाइजेशन चलेगी तो इसका मतलब क्या है? तो इतनी मेहनत क्यों की जाए? जल्दी डिसीजन पर पहुंचने से पहले हम आपको बता दें कि मंगल ग्रह जो है वह एस्ट्रॉयड बेल्ट के काफी पास है, और ये एस्ट्रॉयड जो इसे प्रैक्टिकली इनफाइनाइट मिनरल्स का सोर्स कहा जाता है। और नासा के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद और भी कई ऐसी कंपनी है जो कि ऐसी टेक्नोलॉजी बना रही है कि वह आगे जाकर एस्ट्रॉयड पर माइनिंग कर सके, क्योंकि सच में मिनरल्स के अंधे रिजर्व हैं, जिनका जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर मंगल ग्रह पर हमारा बेस बन गया तो बेस का इस्तेमाल करके एस्ट्रॉयड से मिनरल्स निकालना और भी आसान हो जाएगा, और फिर यहाँ पर मौजूद इस सिविलाइजेशन को, यहाँ तक कि पृथ्वी पर मौजूद हम लोगों को भी मिनरल्स के खत्म होने की चिंता कम हो जाएगी, ये लगभग खत्म हो जाएगी। नंबर 4, टेराफॉर्मिंग। अगर अभी तक आपको ये लग रहा है कि मंगल ग्रह पर रहने के बाद सबसे बड़े चैलेंजिंग ये होंगे कि यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, यहाँ पर इतना ज्यादा कम मात्रा में ऑक्सीजन है कि सांस लेना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, और यहाँ पर हड्डियां जमा देने वाली ठंड है, तो आप गलत हो। यहाँ की जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वह है कॉस्मिक रेडिएशन। धरती के मुकाबले मंगल पर कॉस्मिक रेडिएशन 40 गुना ज्यादा है, और इसका कारण है पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड है जो कि सूरज से आने वाली कॉस्मिक रेडिएशन को दूर करते हैं, और बस थोड़ा बहुत कॉस्मिक रेडिएशन हम तक पहुंच पाता है, जो कि नुकसानदायक नहीं होता। पर वहीं मंगल ग्रह पर ऐसा कोई फील्ड मौजूद नहीं है, जिस वजह से कॉस्मिक रेडिएशन सीधा मंगल ग्रह के सरफेस पर और वहां पर होने वाले और वहां पर रहने वाले लोगों पर गिरेगा, जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कुछ ही मिनटों पहले आप बाजू में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ है, और इससे बचने के लिए एक उपाय हमने पहले ही बताया है कि बर्फ के बने डोम में रहना। लेकिन काम करने के लिए और रिसर्च करने के लिए बार बार बाहर जाना ही पड़ेगा, जिस वजह से कॉस्मिक रेडिएशन बार बार एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिकों को चोट पहुंचाएगी, और इससे बचने का बहुत ही ज्यादा संकीर्ण तरीका है। एक बहुत ही ज्यादा बड़े डिपोल मैग्नेट को सूरज और मंगल के बीच में लगा दिया जाएगा। हाँ, यह बेहुदा लगता है, लेकिन यह किया जा सकता है, और उससे निकलने वाले जो मैग्नेटिक तरंगे होंगी वह सूरज के कॉस्मिक रेडिएशन को मंगल तक नहीं पहुंचने देंगे, और इससे मंगल का टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाएगा, जो कि प्लांट के लिए बहुत बढ़िया होगा। वैसे फिलहाल कई वैज्ञानिक ऐसे प्लांट बना रहे हैं जो मंगल की धरती पर उग सकें
और इसमें से कुछ रिसर्च सक्सेसफुल होते हुए नजर भी आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए लाल बटन दबाकर। दोस्तों, वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद।